A very good afternoon and welcome all of you to this class on Indian polity. So in the yesterday's class we were dealing with the topic of national emergency. I had given you notes till this within 14 days, right? Last sentence was that a special session of Lok Sabha shall be convened within 14 days. So president has to, और ये भी हमने कल समझा था कि लोकसभा यदि चाहे तो 6 months के लिए नेशनल इमरजेंसी जो स्ट्रेंथन 6 months के लिए जो नेशनल इमरजेंसी सैंक्शन करी जाती है उस 6 months को टर्मिनेट या बीच में कट शॉर्ट किया जा सकता है इफ द सिचुएशन इन द कंट्री नॉर्मलाइजेस, राइट? और कौन सा आर्टिकल है नेशनल इमरजेंसी से जो डील करता है? नेशनल इमरजेंसी. हाउ मेनी ग्राउंड्स आर देयर? 3 grounds are there. और पढ़ने को बोला था 356, वो पढ़ के आए हो? ये पीपीटी नहीं गई अभी तक, पीपीटी भेजो अभी, बोलो जसलीन को क्लास खत्म होते ही पीपीटी चली जाए. 5 फाइल फॉरबिडन. मैं बोल देता हूँ एक बार इनको, फ्रंट डेस्क को जाते बोल देना एक बार, ठीक है? इसको स्टार्ट करते हैं. सो अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी. अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी. गुड आफ्टरनून ऑनलाइन स्टूडेंट्स आरंदा एंड श्वेता. थर्टी-एट्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975. ठीक है? सो दिस मेड अ चेंज दैट प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो इशू डिफरेंट प्रोक्लेमेशंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन. ठीक है? पहले समझो, 38th अमेंडमेंट एक्ट ने यह कहा कि अगर एक इमरजेंसी चल भी रही है तो बाद में एक और ग्राउंड ऐड करा जा सकता है, राइट? एक प्रकार की इमरजेंसी लगी हुई है, दूसरे प्रकार की इमरजेंसी लगाने के लिए वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन था. ठीक है? होता क्या है, मान लो, ठीक है, दिस इज मैप ऑफ इंडिया. सॉरी फॉर बैड ड्राइंग. मान लो यूपी में यहां पे ऑलरेडी कोई पाकिस्तान ने अटैक करा हुआ है, ठीक है? और कुछ ऐसा हो गया कि यूपी में इंटरनल डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गई और कुछ लोग यूपी के कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी अंदर से क्या कर रहे हैं, मुखबिर का काम कर रहे हैं, या कुछ ऐसा इंटरनल रिवोल्ट स्टार्ट हो गया कंट्री में, कंट्री के खिलाफ. समझ में आया? एक्सटर्नल अग्रेशन तो था ही, चाइना ने तो अटैक करा ही हुआ था, पाकिस्तान ने अटैक किया ही हुआ था. या फिर मान लो एक्सटर्नल थ्रेट के चलते कि ईस्ट पाकिस्तान पे बांग्लादेश के ऊपर, अब जो बांग्लादेश है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर अटैक चल ही रहा था. अब हमारे वेस्ट बंगाल में खतरा है ना, क्योंकि पाकिस्तान असेसिंग द थ्रेट फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान इंडिया को भी ऑफेंड करेगा. तो कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, या फिर कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, यहीं तक रखते हैं, ठीक है? अब वेस्ट बंगाल के लोग उग्र हो गए, पाकिस्तान के साथ मिल रहे हैं, तो फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला जो ग्राउंड था, जो अब आर्म्ड रेबिलियन है, उस पर भी इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी. पूरी कंट्री में तो थ्रेट है ही वॉर का, कि लोगों को बोल दिया ज्यादा अननेसेसरी ट्रैवल मत करो, अपने घर वालों के साथ रहो, नोबडी शुड लीव द प्लेस ऑफ डोमिसाइल, क्योंकि अलग अलग हो जाओगे परिवार से. ठीक है? हिल स्टेशन, होटल्स वगैरह सब बंद कर दो, बोलना पड़ता है ऐसा. ठीक है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया. अब वेस्ट बंगाल में सिचुएशन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गई. यहां के कुछ लोग वेस्ट बंगाल में घुस गए, घुसपैठ हो गई, कुछ हो गया, इलीगल माइग्रेशन होने लग गया, है ना, या असम और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में. तो इन स्टेट्स में स्पेशल कौन सी इमरजेंसी लगानी पड़ेगी? आर्म्ड रेबिलियन या कुछ ऐसा. समझ में आया? नेक्सलाइट्स, पाकिस्तान की तरफ से अटैक हो रहा है, नेक्सलाइट्स उनके साथ मिल गए, उन्होंने भी मौके का फायदा उठाते हुए कंट्री पे धावा बोलना शुरू कर दिया. तो एक्सटर्नल इमरजेंसी जब लगी हुई थी उस दौरान अगर इंटरनल कुछ ऐसा होने लग जाता है
तो प्रेसिडेंट कैन इशू डिफरेंट प्रोक्लेमेशन इवन इफ देयर इज नो प्रोक्लेमेशन ऑलरेडी इशूड बाय द कोर्ट। समझ में आ गया? बाय द प्रेसिडेंट, डन। और इवन इफ देयर इज इमिनेंट डेंजर, इमिनेंट मतलब आ रहा है वो डेंजर, ठीक है, तब भी ये करा जा सकता है। एग्जाम्पल से समझ में आ गया? अब मान लो वेस्ट बंगाल में इमरजेंसी लगाई हुई थी, सोचा कि ज्यादा से ज्यादा क्राइसिस कहाँ जाएगा, वेस्ट बंगाल, असम, मणिपुर, मिजोरम, ये स्टेट्स में जाएगा। अगर ईस्ट पाकिस्तान का वॉर हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने इस तरफ कहीं पे अटैक कर दिया, राजस्थान साइड पे, कि इंडिया को तंग करते हैं, तो फिर पूरी कंट्री में या फिर राजस्थान में भी इमरजेंसी लगानी पड़े। नेशनल इमरजेंसी कैन बी लिमिटेड इवन टू लोकल थानाज। गॉट इट? कहने को नेशनल है, कुछ थानों की जुरिस्डिक्शन तक भी इसको सीमित किया जा सकता है। लिखो, पेन चलता रहे, कलम चलती रहे, बात समझो। कुछ मिस हो जाएगा, फिर क्वेश्चन आएगा, फिर बोलोगे सर क्लेम कर रहे थे, लिखवाया तो था नहीं ऐसा कुछ। समझ में आया क्यों करा जाता है? देखो, जब केपीएस गिल का टाइम था तो यहां पे ये बोले कि स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है। ही वॉज अगमुट काडर आईपीएस ऑफिसर, केपीएस गिल का नाम सुना होगा। तो उन्होंने ये बोला कि ये वाले लोग जो हैं खालिस्तान वाली डिमांड करने वाले लोगों से भी मिल सकते हैं, अब ऐसे डेंजर्स हैं। तो अभी तक तो यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स किस किस एरिया में जो है सस्पेंड हो जाएंगे वो तक प्रिस्क्राइब करा जा सकता है। भाई अगर क्राइसिस इस पार्ट ऑफ इंडिया में है, ऊपर नॉर्थ में, साउथ वालों के फंडामेंटल राइट्स तब तक सस्पेंड करने का मतलब नहीं बनता जब तक यहाँ से कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट नहीं आ रही। तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी कि सब सावधान हो जाओ, मूवमेंट इधर के उधर नहीं जाओगे, साउथ वालों को बोल दिया इधर नहीं जाओगे, ठीक है। कोई वीजा अप्लाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो सारी चीजें सस्पेंड हो जाती हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट सस्पेंड हो गया, ठीक है ना। लेकिन यहां पे कौन से फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे? ज्यादा फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे एज कंपेयर टू दिस। नेशनल इमरजेंसी का मतलब है कि यार इस थाने में कुछ नोटिफाई करना है, वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल लगाओ, छोटी इमरजेंसी लगाओ, फिर वहां पे लगाओ, पागल ही हो जाएगा प्रेसिडेंट। आर्मी इधर से उधर गई, वहां वाले लोग हाईकोर्ट पहुंच गए, मद्रास वाले, कि ये आर्मी ने हमें रोकना शुरू कर दिया, क्यों? गलत हो जाएगा ना। इसलिए नेशनल इमरजेंसी लगा देते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी लगाने का मतलब ये है कि कोई टूरिस्ट या किसी पाकिस्तान का कोई पर्सन का रिलेटिव केरला में आए हुए थे दुबई के रास्ते, ठीक है, पाकिस्तान यहाँ पे, और यहाँ से दुबई के रास्ते केरला में कोई रह रहा है, उनके घर पे जाके छापा मारना है, क्योंकि वो लोग यहाँ से यहाँ पे दंगा कुछ करवा रहे हैं या पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उनको भी अरेस्ट करना पड़ेगा, डिटेन करना पड़ेगा। आप क्या परमिशन लेते रहोगे कोर्ट से? इसलिए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। बट दैट डज नॉट मीन दैट मे नॉट मीन कि सिचुएशन पूरी कंट्री में बद से बदतर हो गई, कुछ पॉकेट्स में बहुत सीवियर होगी। इंटरलिंकेज की वजह से ये करना पड़ता है, ठीक है। तो आर्टिकल 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 confers the power of the president to issue different proclamation, confers the power on the president to issue different proclamations on different grounds, whether or not, comma, a proclamation is already under operation, whether or not, comma, a proclamation is already under operation. Done? Grounds can be लिख लो, grounds can be war, external aggression, armed rebellion. Grounds can be war, external aggression, armed rebellion. Next, 42nd Constitutional Amendment Act, underline कर लेना. Online, Shweta, is it clear to you? 42nd Amendment Act 1976. इसमें कुछ अंडर वो नहीं है अब ज़्यादा, ये थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, ये थोड़ा इजी लैंग्वेज है। आज कौन नहीं आया? 2 लोग।
जो पीछे बैठते हैं ना, सात्विक इज एब्सेंट, चिराग है एक, वो जो पीछे बैठते हैं दूसरे, हाँ प्रकाश. So 42nd Constitutional Amendment Act underline empowered the president with respect to whole of India or any part of it. इसमें 38th अमेंडमेंट एक्ट में थोड़ी सी स्पेस छोड़ के चल रहे थे तुम. स्पेस है, हाँ, उसमें लिख लो इट मेड दी, अगली स्लाइड पे दिया हुआ है, इट मेड दी नेशनल इमरजेंसी इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, कुछ पॉइंट देखना चाह रहे थे? हाँ, नेशनल इमरजेंसी इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, नाउ 42nd Constitutional Amendment Act empowered the President with respect to whole of India or any part thereof. This point I was telling you, the impact of emergency could be limited to a specific part. It could be a local thana also. ठीक है, तो किसने किया ये? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया कि इमरजेंसी का जो इम्पैक्ट है वो एक थाने तक, एक लिमिटेड एरिया में भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. ठीक है, under the original constitution, in continuity, under the original constitution, president could have done it only over the complete territory of India. President could have done it only over the complete territory of India. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी टेरिटरी में लगती थी. फुल स्टॉप. फर्दर द एक्ट कॉन्फर्ड the power over the president. Further, the act conferred the power over the president to vary existing proclamation, to vary, VARY, to vary existing proclamation. Done? Full stop. Third, इसमें कुछ रह तो नहीं रहा? Yes. Third, 44th Constitutional Amendment Act. It made the following changes. It made the following changes. Number one, it substituted the words armed rebellion for internal disturbance. It substituted the word armed rebellion for internal disturbance. It substituted the word internal disturbance for armed rebellion. As the term internal disturbance was found to be vague, as the term internal disturbance was found to be vague, as the term internal disturbance was found to be vague and hence susceptible to
misuse. Done? Full stop. Second point, following changes में second point. Now, after 44th Amendment Act, it is no longer possible to declare a national emergency. ये तो ठीक है. Second point यहीं से लिखोगे. Emergency only on the concurrence of cabinet. Safeguards हैं ये. Emergency only on the concurrence, not consultation. ठीक है. Concurrences एक सहमति. ठीक है. एक they have to be on the same page. कैबिनेट में सभी मंत्री एटलीस्ट साइन करेंगे कि हाँ इमरजेंसी चाहिए. ठीक है. Emergency can be invoked on the emergency only on the concurrence of the cabinet. The president can proclaim national emergency the president can proclaim a national emergency only after receiving a written recommendation from the recommendation from the Council of Ministers, Cabinet. Done? And not merely on the advice of the Prime Minister. Third point, इसमें नहीं है, PPT में it's not there. Under the original constitution, third point, under the original constitution, comma, only simple majority was required for passing the resolution approving emergency. Was required for passing resolution approving emergency. Full stop. It was replaced with special majority. By 44th Constitutional Amendment Act. Fourth, under original constitution, comma, once the Parliament approves proclamation, under the original constitution, comma, once the Parliament approves the proclamation for emergency, under the original constitution, once the Parliament approved the proclamation for emergency, comma, it continued to be in operation till it is revoked by the President. Bracket में executive. Please read this. ठीक है, पढ़ लिया. मतलब पहले एग्जीक्यूटिव एक्शन ही काफी था अप्रूव करने के लिए भी. ठीक है. नाउ आफ्टर फुल स्टॉप, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
44th Constitutional Amendment Act introduced periodic parliamentary control. 44th Constitutional Amendment Act introduced periodic parliamentary control. Introduced periodic parliamentary control by limiting the operation of introduced periodic parliamentary control by limiting the operation of proclamation for a by limiting the operation of emergency by limiting the proclamation of emergency. ठीक है, ब्रैकेट में लिखो once it is approved, bracket closes, comma, for a maximum period of 6 months. Please read it now. बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ कि 3-4 बार इसको पढ़ोगे भूलने का मतलब ही नहीं. पहले बैकग्राउंड बता दिया, पहले क्या था, 44th अमेंडमेंट एक्ट ने इसे कैसे चेंज करा वो भी ऐड कर दिया. डन. 5th पॉइंट, further, comma, Lok Sabha was empowered to disapprove. Further, comma, the Lok Sabha was empowered to disapprove the operation of national emergency. The Lok Sabha was empowered to disapprove the operation of national emergency at any point of time, comma, if not less than 1/10 of members of Lok Sabha, comma, if not less than 1/10 of the members of Lok Sabha given writing to the speaker, जो कल पॉइंट लिखा था, if not less than 1/10 of the members of Lok Sabha only. लोक सभा ब्रैकेट में ओनली लिख लेना है तो लिख लो, पढ़ते टाइम राज्यसभा नहीं करोगे, है ना. Give it in writing to the speaker. Give it in writing to the speaker, bracket में, if the house is in session. If the house is in session. Bracket closes. Capital OR, or to the president if the house is not in session. Or to the president if the house is not in session. Or to the president if the house is not in session, comma, communicating the intention to move a resolution, comma, communicating the intention to move a resolution, communicating the intention to move a resolution, disapproving the continuation of, comma, disapproving the continuation of national emergency, comma, disapproving the continuation of a national emergency. Done, comma, then a special session of Lok Sabha shall be convened. Then a special session of Lok Sabha shall be convened within 14 days. Done?
लिख लिया? पढ़ो इसको एक बार, पूरा पढ़ लो एक बार। जो आज लिखा है उसमें से एटलीस्ट 44th अमेंडमेंट एक्ट वाला ध्यान से पढ़ लो। डन? समझ आ गया यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब हम इमरजेंसी का डिफरेंस कवर कर रहे हैं। इमरजेंसी अंडर आर्टिकल, इसी का ही फोर्थ पॉइंट है, 44th अमेंडमेंट एक्ट ने ही ये चेंज किया था, ठीक है। इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 358, ठीक है। अंडर आर्टिकल 358 डैश अंडर आर्टिकल 358 all the fundamental rights enjoyed by the citizens, all the fundamental rights enjoyed by the citizens face automatic suspension, face automatic suspension when the national emergency comes into force, when the national emergency comes into force, full stop. 44th amendment act, 44th amendment act mandated that the automatic suspension of the operation of rights under article 19, automatic suspension of the operation of rights under article 19 under article 19 can happen only if the emergency is declared under article 19 can happen only if the emergency is declared on the grounds of external aggression or war. ठीक है। और वॉर, फुल स्टॉप। In case of armed rebellion, the fundamental rights given under article 19,
will be suspended only by a separate presidential order. अभी मत ड्रॉ करना. समझ में आ गया? ठीक है. ग्राउंड कौन सा है? आर्टिकल 358. अगर इमरजेंसी आर्टिकल 358 में लगाई है तो पहले क्या होता था? फंडामेंटल राइट्स गिवन अंडर आर्टिकल 19 विल बी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड. ठीक है. आफ्टर 44th Constitutional Amendment Act, fundamental rights under Article 19 will not be automatically suspended. ठीक है. सिंपल ब्रेक डाउन करके चल रहे हैं इसको. अभी मत ड्रॉ करना. कर लिया क्या? एक पैराग्राफ लिखना है ना. ठीक है, कर लो, इसको ड्रॉ कर लो. फिर बीच में 359 इसके बाद में लिखेंगे. डन. नेक्स्ट पैराग्राफ. इसके बाद मैं इसको कंप्लीट करूंगा. इसको स्पेस छोड़ देना इतनी ही. लीव एज मच स्पेस.
हमने आर्टिकल 19 के पैराग्राफ में तो ये लिख लिया ना, ग्राउंड्स क्या होंगे, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये यहाँ पे आगे लिख सकते हो, ओनली इफ द इमरजेंसी इज इन्वोक्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन। इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला जो था वो तो खत्म ही हो गया ना। ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल अग्रेशन और वॉर, आर्म्ड रेबिलियन वाले में नहीं। आर्टिकल 19 आर्म्ड रेबिलियन वाले में सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है। रीजन क्या है, लॉजिक है उसके पीछे, बोलने का अधिकार नहीं दोगे तो लोग गोली चलाएंगे। इट्स लाइक अ pressure cooker phenomena. If there is a pressure building in, if you do not allow the whistle to blow, cooker will burst, explode हो जाएगा, है ना। तो whistle तो blow out करने दो ना, बोलने दो, जनता को अपनी भड़ास निकालने दो। अगर आप किसानों को आंदोलन नहीं करने दोगे वो दंगा करेंगे, है ना। तो वो चीज़ है, यहाँ पे लिख लिया एंड वॉर, ठीक है। मतलब ये है, देखो आर्टिकल 359 में हमने भले ही आर्टिकल 19 लिखा है, फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 को हमने स्पेसिफिकली लिखा है, लेकिन जैसे इमरजेंसी लगती है ऑल द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 358 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, ऑल। फिर सवाल ये उठा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी खत्म, 6 फ्रीडम्स भी खत्म, तब 44th अमेंडमेंट एक्ट ने सिर्फ इसको चेंज किया है। The fact that on the invocation of emergency under Article 358 all the fundamental rights will get suspended except Article 19 now, ठीक है। Article 19 कब सस्पेंड होगा, जब, कब सस्पेंड हो सकता है, जब इमरजेंसी एक्सटर्नल अग्रेशन या वॉर के ग्राउंड पे है। हो तो सकता है, कब होगा, जब प्रेसिडेंट को ये उचित लगे, अप्रोप्रिएट लगे कि हाँ इसको सस्पेंड करने की जरूरत है, तो प्रेसिडेंट एक सेपरेट ऑर्डर पास करेंगे, ठीक है। अब जहां पे लिखा है वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन और वॉर, ठीक है, बाय अ सेपरेट ऑर्डर बाय प्रेसिडेंट, ऑटोमेटिक सस्पेंशन भी खत्म। तीनों पॉइंट्स एक साथ मर्ज कर दिए। समझ में आ गया। इसमें 3 पॉइंट्स हैं। यहां पे सिंपल हम ये लिखते हैं, फंडामेंटल राइट्स, ऑल फंडामेंटल राइट्स विल बी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। ये समझने के लिए है, समझ लेना इसको। लेकिन हम यहां पे स्पेसिफिकली 19 की बात कर रहे हैं क्योंकि 19 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 359 में क्या होता है, लिखो, इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 359, emergency under article 359, under the original constitution comma the president could suspend the operation of any or all the fundamental rights. President could suspend the operation of any or all the fundamental rights by an order. ठीक है, ये तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया, फुल स्टॉप। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट (44th Constitutional Amendment Act) amended Article 359 to mandate that the President cannot suspend. Amended Article 359 to mandate that the President cannot suspend. To mandate that the President cannot suspend
the operation of rights, the president cannot suspend the operation of rights under Article 20 and 21, under Article 20 and 21, even during national emergency. Got it? अब यहां पे क्या है, 20 एंड 21 क्या है, 20 क्या है, यस, प्रिवेंटिव डिटेंशन, किसी को भी उठा के जेल में डाल दिया, ठीक है। आर्टिकल 20, राइट टू लाइफ, क्या इमरजेंसी के दौरान किसी की भी जान ले जा सकती है ना, बाय इवन विदाउट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कानून बना दिया कि जो भी इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लगाएगा जेल में, मकोका लगा देंगे, ये सब लगा देंगे, गलत है ना ये। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या ऐसा हो सकता है, तो आंसर क्या दिया, 44th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कहा, दैट प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 20 एंड 21, ही कैन नॉट सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 20 एंड 21। बिना प्रोसीजर के किसी को जेल में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि उस टाइम क्या होता था, कोई भी नारेबाजी कर रहा है सबको जेल में डाल दो, राइट। अभी भी जैसे किसी को अरेस्ट किया जाता है तो क्या होता है, 24 घंटे के अंदर अंदर कारण बताओ, है ना। और किसी की लिबर्टी को ऐसे डिटेन नहीं, किसी की लिबर्टी को ऐसे सस्पेंड नहीं कर सकते। पुलिस लेने भी आएगी, उठाने भी आएगी तो क्या होगा, वारंट चाहिए, फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो वो सारी चीज़ें 44th अमेंडमेंट एक्ट ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन या किसी भी कारण के लिए अगर पुलिस कुछ कर रही है तो उसके लिए कारण होगा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ होगा। दूसरा पॉइंट, राइट नाउ अंडर आर्टिकल ऑल्सो, सीधा लिखो, ऑल्सो द प्रेसिडेंट इज ऑथोराइज्ड, ऑल्सो द प्रेसिडेंट इज ऑथोराइज्ड to suspend by order, comma, the right to move any court, the right to move any court, the right to move any court कुछ रह गया अर्पित, the right to move any court for the enforcement of fundamental rights during a national emergency. ठीक है, आर्टिकल 32, मतलब ब्रैकेट में क्या लिखोगे, आर्टिकल 32, राइट टू मूव एनी कोर्ट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। अब यहां पे पढ़ो, 358 ज्यादा ग्रेव है या 359 सिटीजन्स के पर्सपेक्टिव से? हाँ जी, कौन सा? 359 ग्रेव है, 358 ज़्यादा ग्रेव है, 2021 नहीं है। ऑल फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड, सिर्फ बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी। बट ये सब तो तभी होगा ना जब जेल के बाहर हो, और जेल में ही डाल दिया तो समझ में आया। तो ये चीज़ है, कोई भी फंडामेंटल राइट सस्पेंड किया जा सकता है। अब इन्होंने भी गलत नहीं बोला, इन्होंने पता क्यों बोला 359 ग्रेव है, क्योंकि इसमें 19 को भी सस्पेंड किया जा सकता है 358 में। कब? जब एक्सटर्नल अग्रेशन है और आर्म्ड रिबेलियन है। इन्होंने क्यों बोला कि इसमें 19 का मेंशन नहीं है? इनको ये लग रहा है
जो कि सही लग रहा है कि यहाँ पे तो बोलने भी नहीं दे रहे, वहाँ पे तो चलो जेल में डालेंगे, यहाँ पे सिर्फ जेल में नहीं डालेंगे, बोलने का अधिकार और ये सारे अधिकार छीने जा सकते हैं। ठीक है, दोनों अपने अपने, दोनों आर्टिकल 358 वैसे ग्रेव माना जाता है, लेकिन दोनों अपनी अपनी नेचर में ग्रेव हैं। क्यों? यहाँ पे तुम्हें बोलने वगैरह का अधिकार है, लेकिन तब तक है जब तक जेल में नहीं हो। ठीक, यहाँ पे तुम्हें जेल वेल में नहीं डालेंगे, लेकिन अगर लॉ बना दिया तो बोलने भी नहीं देंगे, लॉ बना दिया तो बोलने भी नहीं देंगे और जेल में भी डाल सकते हैं, है ना। तो दोनों अपने अपने पर्सपेक्टिव में है। ये तब ग्रेव हो रहा है जब इमरजेंसी एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर के ग्राउंड पे है, इसमें ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, तो इसलिए ये भी ग्रेव है कि वॉर पे हो, आर्म्ड रिबिलियन पे हो, एक्सटर्नल एग्रेशन पे हो, कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटिंग फोर्स नहीं है। बट एट द सेम टाइम इसमें 20 और 21 है ना, इसमें 20 और 21 भी छीने जा सकते हैं, 19 भी छीना जा सकता है। तो अगर ऑन द बैलेंस हम देखें, ये ज्यादा एम्पावर कर रहा है सरकार को। ये पॉइंट्स याद रह जाएंगे। 358 पहले दिया हुआ है, इसलिए ये ज्यादा ग्रेव है। ये किन ग्राउंड्स पे लग सकता है? एक्सटर्नल और वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर। ये आर्म्ड रेबिलियन पे भी लग सकता है, ये भी आर्म्ड रेबिलियन पे लग सकता है, लेकिन इसमें 19 आर्टिकल राइट टू फ्रीडम, 6 फ्रीडम्स तभी सस्पेंड होगा जब ये 2 ग्राउंड्स पे है। तो कोई लिमिटिंग ऐसी नहीं है। अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया जाए कि इमरजेंसी अंडर आर्टिकल कौन सा, पेरेंट आर्टिकल सेम रहेगा, पेरेंट आर्टिकल ऑनलाइन स्टूडेंट श्वेता एंड अदर्स सारंदा ऑनलाइन ये सेम रहेगा, ये पेरेंट आर्टिकल सेम रहेगा। ठीक है, बस ये चेंज हो रहा है कि 20 और 21 सस्पेंड हो रहे हैं कि नहीं, इधर 19 सस्पेंड हो रहा है कि नहीं। 358 है लेकिन 9 आर्टिकल 19 चेंज हो रहा है, वहाँ 359 है लेकिन 20 और 21 चेंज हो रहा है। ठीक है, मैंने जब याद रखा था कि 18 का आगे 19, 19 के आगे 20, मतलब 9 के आगे कुछ ऐसे करके, ठीक है, ताकि कंफ्यूज नहीं हो। डन। ठीक है, कोई डाउट पूछो अगर कोई डाउट है। नहीं क्लियर हुआ? पक्का? जैसे स्टेट में लगता है रेजिडेंसी, तो वो मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए हम कर सकते हैं। हाँ। नेशनल इमरजेंसी में कोई लिमिट नहीं है। नेशनल इमरजेंसी में कोई लिमिट नहीं है। देखो अभी थोड़ा सा आगे है ये क्वेश्चन, बट मैं बता दे रहा हूं टू सेटल योर क्यूरियोसिटी। ही इज आस्किंग कि स्टेट इमरजेंसी में 3 साल की लिमिट है, एक साल हर बार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर एक्सटेंड किया जा सकता है, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर डिसॉल्व है तो स्टेट में इमरजेंसी 3 साल के लिए, एक साल करके 3 साल के लिए एक्सटेंड करी जा सकती है, उसके बियॉन्ड क्यों नहीं, है ना। जबकि यहां पे इमरजेंसी से डील करने के लिए कोई लिमिट नहीं है। मतलब इनके पूछने की जो क्यूरियोसिटी है वो क्यों इराइज हो, इधर देखो, इनके पूछने का पीछे रीजन क्या आ रहा है कि भाई पूरे देश में इमरजेंसी लगी है, उसको तुम पूरा टाइम एक्सटेंड करते जा रहे हो, जबकि स्टेट में इमरजेंसी लगी है उसको तुम बंद नहीं कर रहे, उसको तुम 3 साल में खत्म कर दे रहे हो। ऐसा क्यों? अब सोच के देखो, इंडियन यूनियन इज लाइक अ पेरेंट की कैपेसिटी इमरजेंसी डिस्ट्रेस झेलने की ज़्यादा है, पेरेंट्स के ऊपर स्ट्रेस है। पेरेंट्स बच्चों के, स्टेट्स के फंडामेंटल राइट्स को, एक स्टेट को, लोगों को जो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करने का अधिकार है सरकार को, उसको अगर स्टेट खुद, नेशनल स्टेट, इंडियन यूनियन खुद सिक्योर है, तो स्टेट को, बच्चे को कमरे में बंद करके रखा हुआ है, उसकी डेमोक्रेसी छीन ली। तो ऐसा तो डेलिब्रेटली हो रहा होगा ना। कब कर रहे होंगे? बीजेपी ने बोला अच्छा भाइयों बहनों जिताओ बार बार कांग्रेस को, बार बार राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, यही होगा ना। राष्ट्रपति शासन तो अपने हाथ में है। नेशनल इमरजेंसी को यहां पे सेफगार्ड क्या है? नेशनल इमरजेंसी में हर 6 महीने में रिन्यू करना है, वो अपने आप में एक सेफगार्ड है। अब वहां पे वो सेफगार्ड नहीं है, एक साल में करना है। भाई लोकतांत्रिक ढांचे में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होना जरूरी है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिस्टोर करने में स्टेट में, इतनी बड़ी भारत की स्टेट, इंडियन नेशन स्टेट, आर्मी, न्यूक्लियर वेपन्स और ये सब, क्या अपनी एक स्टेट में डेमोक्रेसी को रिस्टोर नहीं कर पा रही, वो भी 3 साल में?
इसका मतलब जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी एट दी सेंटर होगा उसकी मोटिव, उसकी मंशा गलत है, मैलिफाइड इंटेंशन है, वो जानबूझ के। ये पंजाब वगैरह में क्या होता था, एक इमरजेंसी खत्म हुई दोबारा लगा दो, फिर खत्म हुई, तो लोगों के तो जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो वायलेट हो रहे हैं ना उस प्रोसेस में। जबकि यहाँ पे अगर नेशनल इमरजेंसी के प्रोविजन क्यों दिए हैं? चाइना से 6 साल तक वॉर चल रहा है, कौन एंटीसिपेट कर लेगा? कोई नहीं, तो 6 साल लगानी पड़ेगी इमरजेंसी। पहले वाले वॉर भी तो ऐसे चलते थे 2 साल, जब तक पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई टेक्निकली वी आर एट अ वॉर। पीस ट्रीटी साइन होने के बाद सीज फायर हो गया, अग्रीमेंट हो गया, तब वो शिमला अग्रीमेंट और ये सब फालतू के करते हैं, ठीक है, तब पीस रिस्टोर हुआ है। एक्सटर्नल वाली इमरजेंसी हमारे हाथ में नहीं है। डन। नाउ अब हमने क्या लिखा? फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, फुल स्टॉप। दस रेमेडियल मेजर्स आर सस्पेंडेड, दस कॉमा रेमेडियल मेजर्स आर सस्पेंडेड, remedial measures under article 32 are suspended, remedial measures under article 32 are suspended and not the fundamental rights. श्वेता, is it clear? आप 359 लिख रहे हो बच्चे, any doubt? ठीक है, full stop. Now next point, bullet point, the suspension of enforcement relates to, देखो एक चीज और समझ लेना, यहां पे डिफरेंस क्या है ये तुम अपने वर्ड्स में लिखोगे। जैसे ही प्रेसिडेंट ने कहा कि नेशनल इमरजेंसी लगा रहे हैं, नेशनल इमरजेंसी लगा रहे हैं अंडर आर्टिकल 358, तो फंडामेंटल राइट्स को नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। क्योंकि क्या बोला, सबसे आसान क्या होता है, हम नेशनल इमरजेंसी लगा रहे हैं, प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के अंडर, जब आर्टिकल, वो लोग क्या बोलते हैं, नेता लोग जब गुस्से में होते हैं क्या बोलते हैं, आर्टिकल नहीं बताया तो कौन सा होगा, बोले जो पहला है वही होगा ना, ऐसे बोलते हैं ना पुलिस वाले जब कोई रूडली बोलना होता है या कुछ, ठीक। तो मतलब टाइम कम है, इमरजेंसी लगा दी। अब इसमें ऑटोमेटिकली सस्पेंशन क्यों दिया है? सारे फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड, ठीक है, लेकिन 19 के लिए स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा सेपरेट ऑर्डर में। ये तुम्हारा बोलने का अधिकार भी गया, ठीक है, लॉजिक है हर चीज के पीछे। एक्सटर्नल अग्रेशन और वॉर के ग्राउंड पे इमरजेंसी लग रही है तो ही इसको सस्पेंड किया जा सकता है। इंटरनल डिस्टर्बेंस, आर्म्ड रेबेलियन वाले में नहीं, बोलने का अधिकार होगा तो लोग शांत हो जाएंगे। एक्सटर्नल अग्रेशन वाले में कब सस्पेंड करेंगे? जब टीवी पे न्यूज चैनल में ही वॉर चल रहा है, नेशन वांट्स टू नो टाइप्स, वो देश के संबंधों को खराब करेगा। मीडिया, प्रेस कुछ पढ़, कहीं एक्सटर्नल अग्रेशन और वॉर की होड़ में सरकार अपनी धांधलीबाजी तो नहीं शुरू कर रही, एडिटोरियल्स ही नहीं छपेंगे, लोग जागरूक कैसे होंगे, न्यूज़ भी नहीं आ रही, इसलिए सेपरेट ऑर्डर के जरिए स्पेसिफाई करेंगे। इसमें ऑटोमेटिकली सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स विच विल बी सस्पेंडेड विल हैव टू बी प्रिस्क्राइब्ड, एक अलग से ऑर्डर होगा, उसमें लिस्ट दी जाएगी कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स, लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बीइंग सस्पेंडेड। यहां पे कोई लिस्ट नहीं है, यहां पे ये है जो आर्टिकल लिखे हैं, नहीं जो आर्टिकल लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये लिखा है आर्टिकल 19 सस्पेंडेड नहीं है तो बस ठीक है, ठीक है। अगर ये नहीं भी लिखा तो भी आर्टिकल 19 सस्पेंडेड नहीं है, until and unless उसके लिए एक सेपरेट, ऑल द फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग आर्टिकल 19 स्टैंड सस्पेंडेड, ये लिखा होगा। अब यहां पे लिखा होगा, अगर सिंपल इमरजेंसी लगा दी तो लिखा होगा नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 358 हैज बीन प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट, दैट इज अंडरस्टूड कि सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड हैं एक्सेप्ट फॉर 19, उसमें बताना पड़ेगा, ठीक है। आप उल्टा समझ गए। अगर ये लिखा है कि फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड नॉट दी रेमेडियल मेजर्स, क्या लिखा है मैंने? हाँ, अब यहां पे देखोगे बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। यहां पे फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं हुआ, रेमेडियल मेजर्स, कोर्ट में जाने का मेजर सस्पेंड हो गया,
ठीक है, इसका मतलब पता है क्या है कि ये बात का हवाला देते हुए कि आपका फंडामेंटल राइट छीना गया है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा रहे थे, ठीक है, लेकिन अब आप नीचे के रास्ते से जाओगे तो फिर भी, है ना, फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं हुआ, एक पहलू हो गया, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सस्पेंडेड बट द राइट टू सीक द रेमेडीज, ये सस्पेंड हुआ है। जब कोई फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने का नोटिफिकेशन आएगा तो सिटीजन कोर्ट भी जाएगा, मतलब समझे, सोच के देखो, फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं किए, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए कोर्ट जाने का अधिकार सस्पेंड कर दिया, समझे, समझ गए। मैंने आपका ऑनलाइन एक्सेस नहीं हटाया, ठीक है, लेकिन आपकी हेल्पलाइन काट दी, आप पहुंच ही नहीं पा रहे, मैं वही बता रहा हूँ, ठीक, आप हेल्पलाइन नंबर पे डायल नहीं कर पा रहे, ठीक है, लेकिन जब आपकी ये लाइन, जब ऑनलाइन क्लास भी बंद कर दी मान लो श्वेता के लिए, तो आप क्या करोगे, यानी कि फंडामेंटल राइट जब वायलेट होगा तब कोर्ट जाने का अधिकार भी आ जाएगा, कुछ दूसरे वे में समझो ना, यानी कि कोर्ट जाने का अधिकार तभी तक नहीं है जब तक फंडामेंटल राइट है, जैसे ही फंडामेंटल राइट लिया, छीना किसी लॉ के जरिए, उस लॉ को तो चैलेंज करोगे, टेक्निकल यही है, आप सिंपल वे में ले रहे हो। लेकिन सर जो पीपल है तभी तो जा पाएंगे ना कोर्ट, तभी तो बताएंगे कि हमारा वायलेट हो गए फंडामेंटल राइट। पहले तो नीचे वाले रास्ते से जाओगे, ठीक है। अब दूसरा, हमने किसी लॉ को चैलेंज करना है, ठीक है, हम लॉ को चैलेंज कर रहे हैं कि मिलॉर्ड आपने ये कहा था कि फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सस्पेंडेड, फंडामेंटल राइट्स आर देयर, बट इन्होंने फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करने वाला लॉ बना दिया है। अब हमारी बात सुनो, समझ गए, बात समझ में आई, नहीं आई समझ में, पक्का ये समझ में आ गया। ऑनलाइन इनका क्वेश्चन ये था कि यहां पे लिखा है, कहां पे लाइन लिखी है बताओ एक बार, हाँ डन, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर वेरी मच देयर, ये कहने का मतलब थ्योरेटिकली नहीं है कि फंडामेंटल राइट जिंदा हैं, फंडामेंटल राइट जिंदा हैं तब तक आप कोर्ट नहीं जा रहे हो, फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुए आप कोर्ट जाओगे, हैं, कंडीशनल हो गया कि भाई तुम अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को नहीं छेड़ रहे हो, हमें जाना ही क्यों पड़ेगा, जैसे तुमने छेड़ा तब तो हम जाएंगे, हम उस लॉ को चैलेंज करेंगे ना, मिलॉर्ड यहां पे लिखा है फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सस्पेंडेड, तो फंडामेंटल राइट्स नहीं सस्पेंडेड हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को फिर छीन कैसे रहे हैं ये, समझ में आया, क्लियर, दिस इज टेक्निकल लैंग्वेज, सो क्लियर हो गया। नाउ the suspension of, next bullet point, the suspension of enforcement relates to only those fundamental rights that are specified in the presidential order, लिख लिया था ये पॉइंट हमने। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है इसी के अंदर 359 के अंदर, the suspension of enforcement relates to only those fundamental rights that are specified in the presidential order. This further clarifies your question. The suspension of enforcement relates to only those fundamental rights that are specified in the presidential order. ठीक है। Second, the suspension could be for the period during the, for the period of the operation of emergency. The suspension could be for the period of the operation of emergency.
The suspension could be for the period during the operation of emergency or for a shorter period. ठीक है, अब यहाँ पे सस्पेंशन, अब देखो इमरजेंसी कुछ इस तरह से काम करती है, खतरा ज़्यादा है, धीरे धीरे से कम होगा विद ईच पासिंग डे, टू रिस्टोर दी नॉर्मलसी, तो इमरजेंसी लगाई जा रही है। अब 70 दिन तक फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड थे, लेकिन धीरे 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 ये तो हो गया ग्रेव सिचुएशन का कर्व, ठीक है, नीचे आते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे से फंडामेंटल राइट्स जो सस्पेंडेड थे वो भी उठते चले जाएंगे। ये फंडामेंटल राइट्स हैं, यहाँ से ये फंडामेंटल राइट्स क्या कर दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए। अब फंडामेंटल राइट्स भी रिस्टोर होते चले जाएंगे। जैसे ही सिचुएशन यहाँ से इम्प्रूव होने लगी और नीचे जा रही है, स्टीपली जा रही है नीचे, वैसे ही फंडामेंटल राइट्स रिस्टोर करने शुरू कर देंगे। अब गवर्नमेंट ने ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स, 2 फंडामेंटल राइट्स और दे दिए, राइट टू इक्वालिटी और ये सब। सेना में हम आर्मी का जो टेस्ट होगा, अब सिर्फ पहलवान नहीं चाहिए, कोई भी भर्ती हो सकता है। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल नहीं लिख सकते, सिर्फ न्यूज़ लिख सकते हो। एडिटोरियल है कमेंट्री, उसमें व्यू पॉइंट आ जाएगा। अब हिंदू वालों को तो हमेशा सरकार गलत ही दिखती है, द हिंदू है ना, सरकार की उसमें अगेंस्ट लिखेंगे, तो ऐसे केस में सिर्फ ये लिख दिया कि धीरे धीरे से फंडामेंटल राइट्स रिस्टोर करते जाएंगे। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 अभी सब क्लॉज ए सस्पेंडेड है, लेकिन राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ कंट्री ये दे दिया धीरे धीरे। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन सस्पेंडेड है, लेकिन राइट टू डू एनी प्रोफेशन अलाउड है। समझ में आया? जैसे जैसे सिचुएशन रिस्टोर होती जाएगी। Then the presidential order should be laid before each house of the parliament. ठीक है, now next point, the 44th Amendment Act mandated that the 44th Amendment Act mandated that the president cannot suspend the right to move the court, mandated that the president cannot suspend the right to move the court the president cannot suspend the right to move the court for the enforcement of fundamental rights given under article 20 and 21. अब इसको पूरा करें। पहला पॉइंट, बिफोर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फंडामेंटल राइट्स shall not be suspended clear, but right to constitutional remedies under article UA, use
UA 32 shall be suspended. ठीक है, अब यहां पे क्या लिखोगे? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सेकेंड पॉइंट में, आफ्टर वाले में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज for FRs, capital F dot R dot, for FRs under right to constitutional remedies for FRs under Article 20 and 21 shall not be suspended. अब it would be my duty to cover, to take you to Menaka Gandhi case. Article 14, 19 and 21 are triumvirate. मेनका गांधी सेड कि मेरा पासपोर्ट जब्त कर लिया, इम्पाउंड कर लिया, मेरे को ट्रैवल नहीं करने दे रहे, ठीक है। तो कोर्ट ने बोला कि ये जो आर्टिकल 21 है, ठीक है, सस्पेंडेड है। तो उन्होंने बोला मिलॉर्ड आर्टिकल 19 तो है, तो उन्होंने बोला आर्टिकल 19 में लिखा है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मेनका गांधी के लॉयर ने बोला कि सर आर्टिकल 21 तो ये कह रहे हैं ना पर्सनल लिबर्टी, तो लॉयर, तो सरकारी वकील ने बोला सो व्हाट, लिबर्टी, उनको बोलो पेंटिंग कर लें, नहा लें, घूम लें, ठीक है। तो उन्होंने बोला नहीं, लिबर्टी टू मूव आउटसाइड द कंट्री, माय क्लाइंट वांट्स टू गो आउटसाइड द कंट्री। तो अब यहाँ पे तो लिखा था टेरिटरी ऑफ इंडिया, यहाँ पे लिबर्टी में कुछ क्वालिफिकेशन, कुछ लिमिट है नहीं, लिबर्टी टू ट्रेवल आउटसाइड इंडिया, बाय बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया शी कैन मूव आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, ठीक है। तो द लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू कार्व आउट आर्टिफिशियल बाउंड्री बिटवीन आर्टिकल 19 एंड 21, ठीक है। कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, देयर आर नो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज, आर्टिकल 19, 14 एंड 21। 14 क्यों साइड किया? बोले कि वाई अदर्स आर नॉट बीइंग स्टॉप्ड, वाई ओनली माई क्लाइंट, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे क्लाइंट से खतरा होगा, सरकारी वकील ने बोला। तो बोले कि क्या खतरा होगा बताओ? तो बोले कि सरकार ने जो थ्रेट परसीव किया है वो हम बता नहीं सकते, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला? राइट टू इक्वालिटी, माई क्लाइंट शुड बी ट्रीटेड इक्वली विद अदर्स। 14, 19 एंड 21 डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया? ट्रायम्विरेट ऑफ दीज आर्टिकल्स, द गोल्डन ट्राइंगल ऑफ कौन से केस में दिया था? मेनका गांधी केस में, ठीक है। यहां पे ड्रॉ कर लो इसको, थोड़ा सा रेफर लिख लो, फिर नीचे रेफर टू फंडामेंटल राइट्स, जूरिस्प्रूडेंस वाला जो मैटर था। डन? तो हमने नीचे कंक्लूड कर लिया, क्या लिखा यहां पे? 44th अमेंडमेंट एक्ट में ये कहा कि भाई 20 और 21 के तहत किसी को अगर आप डिप्राइव कर रहे हो तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ होना चाहिए। मेयर प्रोसीजर इज नॉट इनफ, दैट प्रोसीजर कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि वो वैलिड है, प्रोसीजर जो बनाया जाएगा वो वैलिड है या नहीं, इस बिना पे, इस मैटर पे कोर्ट में जाया जा सकता है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अलाउड है। क्लियर? ठीक है। नाउ इन मिनर्वा मिल्स केस सेपरेटली लिख लेना, इससे खत्म, ये टॉपिक अभी 358 359 वाला खत्म है। इन मिनर्वा मिल्स, MINERVA, इन मिनर्वा मिल्स केस Minerva Mills case 1980, the Supreme Court held that national emergency can be challenged in the court
Supreme Court held that the national emergency can be challenged in the court on the grounds of mala fide intention. Mala fide intention, or that the declaration was based wholly on the WHOLLY, or that the declaration was based wholly on the extraneous grounds, extraneous बेबुनियाद, जिनका इमरजेंसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, एक्सट्रेनियस ग्राउंड्स एंड इररेलेवेंट फैक्ट्स. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसी के अंडर बुलेट बना लेना ऐसे सेलिएंट फैक्ट्स करके. द 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, 38th Amendment Act of 1975 made the declaration of national emergency immune to judicial review. But this provision was subsequently deleted by but this provision was subsequently deleted by 44th Amendment Act 1978. ठीक है. Now effects of national emergency, broad heading bold में लिख लेना, effects of national emergency. ये ब्रॉड हेडिंग है, इसके अंडर ऑन एग्जीक्यूटिव सेकंड मतलब सब हेडिंग है ये, फर्स्ट सब हेडिंग ऑन एग्जीक्यूटिव. एज सुन एज द नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड, as soon as, be a little fast, we need to complete this national emergency today. As soon as the national emergency is proclaimed, comma, the distribution of power between the center and the states, stands automatically suspended. The distribution of power between the center and the states stands automatically suspended. Full stop. Stands automatically suspended. Full stop. Hence, the Union Executive is free to give directions. On all subjects. Hence, the Union Executive is free to give directions on all subjects. And such directions are binding on state government. ठीक है. Which means comma that even though the state governments are not suspended, but they come under the complete control of the central government.
ठीक है. नेक्स्ट सब हेडिंग ऑन लेजिस्लेचर. ऑन लेजिस्लेचर. ऑन legislature, which means that even though the state governments are not suspended, they come under the ambit or complete control. They come under the complete control of the central government. लिख लिया कसक आपका हो गया. They come under the complete control. Done. Saranda. Now on legislature. Next subheading on legislature. When national emergency is in force, Parliament assumes concurrent legislative powers. Parliament assumes concurrent legislative powers on all the subjects under state list. On all the subjects under state list. State legislative assemblies, next bullet point. State legislative assemblies are not suspended. State legislative assemblies are not suspended. Or dissolved, are not suspended or dissolved. But the center assumes jurisdiction over the state list. But the center assumes jurisdiction over the state list. ठीक है, लिख लिया. पढ़ो ये पॉइंट दोनों फटाफट. लिख लिया, कर लिया. नेक्स्ट बुलेट पॉइंट. पार्लियामेंट by law can extend the life of state legislature, can extend the life of state legislative assembly, can extend the life of state legislative assembly beyond its 5-year term, can extend the life of state legislative assembly beyond its 5 years term, but for a period of not more than beyond its 5 years term, but for a period of not more than 1 year at a time. ठीक है. Next bullet point. If Parliament is not in session, the President is also empowered to issue. If Parliament is not in session, the President is also empowered to issue. The President is also empowered to issue ordinances over state subjects. ग्रेव है ना ये स्टेट सब्जेक्ट पे ऑर्डिनेंस.
the laws made on, next bullet point, the laws made on the state subject by the parliament, the laws made on the state subjects the laws made on the state subjects by the parliament become inoperative become inoperative 6 months after emergency, 6 months after the emergency has ceased to be in operation. ठीक है, जब इमरजेंसी खत्म हो गई तो 6 महीने. ठीक है, नाउ पार्लियामेंट बाय लॉ, नेक्स्ट बुलेट पॉइंट, पार्लियामेंट बाय लॉ कैन एक्सटेंड द लाइफ ऑफ लोकसभा, पार्लियामेंट बाय लॉ कैन एक्सटेंड द लाइफ ऑफ लोकसभा फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 1 year at a time. यहां पे देखो, मान लो 22 दिसंबर 2022 को इमरजेंसी लगाई गई. ठीक है, ठीक है, 1 जनवरी 2023 को एक रेजोल्यूशन पास करी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा की टेन्योर 1 साल तक बढ़ा दी जा रही है. कब तक? 31 दिसंबर 2023. ठीक है, लेकिन इसी बीच 30 जून को जो आ रही है, 30 जून मान लो, उसको इमरजेंसी खत्म हो गई. ठीक, अब कब तक जो टेन्योर एक्सटेंड किया गया है वो तो ये सोच के किया गया था कि इमरजेंसी चल रही है, चुनाव नहीं हो सकेंगे, है ना. तो ऐसी सिचुएशन में 31 दिसंबर 2030 तक 6 महीने होंगे, 6 महीने तक एक्सटेंशन चल सकती है, कोई बात नहीं. ठीक है, लेकिन अब इसको चेंज करते हैं. मान लो कि इमरजेंसी लगी थी 30 जून या 1 जुलाई को 2022 को. ठीक है, ठीक है, अब इमरजेंसी हटा दी 30 सितंबर को, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लेकिन लाइफ कब तक एक्सटेंड करी गई होगी? नहीं, 1 साल तक, 1 साल तक. ठीक है, यानी कि 30 जून 2023 तक. ऐसी सिचुएशन में, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो कंफ्यूज हो गई. ऐसी सिचुएशन में मैं दूसरे पेज पे कर दे रहा हूँ. ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि मैक्सिमम 6 मंथ्स टिल द ड्यूरेशन लिखा है. देखो, 30 जून 2022 को इमरजेंसी लगी और लोकसभा का टेन्योर 1 ईयर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर भी 1 ईयर तक एक्सटेंशन मिल गई. 1 ईयर कब कंप्लीट होगा? 29 जून, मतलब 30 जून 2023, 22 लेके चल रहे हैं ना, 30 जून 2023 तक, 30/6/2023 तक एक्सटेंड हो जाएगा. लेकिन इमरजेंसी कब तक चली? इमरजेंसी को रिवोक कर दिया. रिवोक मतलब हटा दिया. कैसे हटा दिया? लोकसभा ने रेजोल्यूशन पास करी या प्रेसिडेंट ने, जो भी करा. ठीक है, अब इमरजेंसी हटा दी कब? 30 सितंबर 2022 को. लेकिन ये तो टेन्योर एक्सटेंडेड है. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रही है? टेन्योर फिर 1 ईयर तक नहीं रहेगा. डेमोक्रेटिक एलिमेंट हैज टू बी रिस्टोर्ड. इलेक्शन जब होने हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक इसकी जो एक्सटेंशन है वो खत्म हो जाएगी. यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 31 मार्च से पहले पहले इलेक्शन करवाने होंगे, या अप्रैल में, जितनी जल्दी हो सके. ठीक है, उस पे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ नहीं कहा कि इमरजेंसी हटने के कितने टाइम के बाद, क्योंकि समझा गया होगा कि सिचुएशन ग्रेव होगी तो थोड़ा टाइम लग सकता है. 31 मार्च के बाद अगर इसका टेन्योर एक्सटेंड करना है तो नहीं हो सकता. यानी कि कोई प्रधानमंत्री यदि जानबूझ के चाहे
कि मैं इसकी टेन्योर को खींच लेता हूँ, इमरजेंसी लगा देता हूँ। इमरजेंसी हटाने के लिए प्रेशर तो हरदम रहेगा, सिटीजन्स, एडिटोरियल्स, जुडिशरी, सब लोग आलोचना कर रहे होंगे, इंडिया का बोल रहे होंगे कि इमरजेंसी लगा के बैठा है मोदी, राइट। तो इमरजेंसी तो हटानी पड़ेगी। इमरजेंसी 3-4 महीने में हट गई और प्राइम मिनिस्टर यदि ये सोच रहा हो कि मैं 1 साल ऐसे ही काट लूँगा, उसके बाद मैं अपनी पॉपुलैरिटी को रिस्टोर कर लूँगा और इलेक्शन लड़ लूँगा, वो पॉसिबल नहीं है ना। तो उसके बाद क्या होगा, कहाँ तो लोकसभा 1 साल तक चलनी थी, जून 2023 तक, लेकिन मार्च में ही लोकसभा में इलेक्शन करवाना पड़ेगा। समझ में आ गया। 6 महीने कब तक, 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रेवोकेशन ऑफ इमरजेंसी। रेवोकेशन जहां से हुई उससे 6 महीने। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में भी टेन्योर, इमरजेंसी कौन सी लगी है, हम अभी नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। नेशनल इमरजेंसी में भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर एक्सटेंड किया जा सकता है। जिन स्टेट्स में हालात सामान्य हैं, स्टेट्स विच आर हैविंग नॉर्मल सिचुएशन सर्कमस्टांसेस, वहां पे इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। गॉट इट। एक्सटेंड कैसे होगा, रेजोल्यूशन पास करना होगा, ऑटोमेटिक एक्सटेंशन नहीं है यहाँ पे। क्लियर, कि ये देखा जाएगा कि जैसे कभी डेंजर है, सिर्फ इमिनेंट डेंजर है कि पाकिस्तान अटैक कर सकता है, किया तो नहीं, तो चुनाव होंगे। अटैक चल रहा है, वॉर चल रहा है, तब कैसे चुनाव होंगे, तब एक्सटेंड कर लेंगे। डन। इसको यहीं पे अभी खत्म करते हैं, आगे फिर फाइनेंशियल रिलेशंस है और फिर फंडामेंटल राइट्स है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट्स रूल, तो ये कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन में आई थिंक हम टाइम अच्छा लगा रहे हैं, तो समझ में आ रहा होगा। PYQs इसके देख लोगे एक बार, होमवर्क में लिख लो, तुम ऐसे नहीं करोगे। PYQs साइड में लिख लो, कहीं कोई बात नहीं, बच्चे से ही लिख लो। मेंस के PYQs और प्रीलिम्स के PYQs देख के आओगे। PYQ क्वेश्चन बैंक तो है ही, ठीक है, थोड़ा समझ में आने लग जाएगा कि पढ़ना क्या है उसमें।